हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 107 यूनिट नंबर 3 पार्ट 2 की। जहाँ पर पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसके कॉजेज क्या क्या थे, और आज इसी पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जब ये वॉर खत्म हुई, ठीक है, तो खत्म किस तरीके से हुई, कौन कौन सी पीस ट्रीटीज को साइन करके इस वॉर को टर्मिनेट किया गया, इसका वर्ल्ड पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, यूरोप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब इस हम पार्ट में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर। तो हमें पता है कि जो वॉर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड मटेरियल्स का नुकसान झेलना पड़ा यूरोप में। और इस समय पर यूरोप को ऐसा देखे जाना लगा, ठीक है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया यूरोप का कि जो यूरोप एक समय पर लोग समझते थे कि बहुत ही बड़ी सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, सबसे स्ट्रांग नेवी यूरोप के पास है, अब उसी सुप्रीमेसी को यूरोप हैंडल नहीं कर पाया। वर्ल्ड वॉर 1 ने इसको तहस नहस करके रख दिया। और इसी की वजह से जो यूरोप की सुप्रीमेसी रहती थी उस समय के वर्ल्ड में कि बहुत ही बड़ी सुपर पावर है, नेवी पावर है, मिलिट्री पावर है, ये सब कुछ डिक्लाइन पे चला गया। अब ये डिक्लाइन पे गया तो दूसरी तरफ से यूएस एक सुपर पावर बन के आ गया वेस्ट में। और ईस्ट की बात करें तो जापान ने अपनी इस्टेब्लिश कर ली सुप्रीमेसी। और अगर इस वॉर के टर्मिनेशन की बात करें तो इस वॉर को 5 ट्रीटी से टर्मिनेट किया गया बिटवीन द अलाइज एंड द सेंट्रल पावर्स। ठीक है, अलाइज मतलब समझते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। सेंट्रल पावर्स में इटली आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है, हंगरी आ जाता है, टर्की, बल्गेरिया, ये सब आ जाते हैं। तो ये सारे इन दोनों पक्षों के बीच में ट्रीटीज हुई। अब ये ट्रीटीज कौन कौन सी थी, जिसमें आती है सबसे पहले हमारे पास वर्सेलिस ट्रीटी जो कि जर्मनी के साथ हुई, सेंट जर्मेन ट्रीटी जो कि ऑस्ट्रिया के साथ हुई, न्यूली ट्रीटी बल्गेरिया के साथ हुई, ट्रियानॉन ट्रीटी हंगरी के साथ हुई, और सेवर्स ट्रीटी टर्की के साथ हुई। तो ये सारे कुछ ऐसे ट्रीटीज हैं जिनका यूज करके वर्ल्ड वॉर 1 को टर्मिनेट किया गया। और इन ट्रीटीज से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बाहर निकल के आई, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस। 1920s के आसपास इस लीग ऑफ नेशंस को एस्टेब्लिश कर दिया गया ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कोई भी ऐसी वॉर ना हो पाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो लोग मांग रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंपीरियल पावर्स के खिलाफ, वो यूरोप में आने लग गया। यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज में जो भी एशिया और अफ्रीका में थी उनको धीरे धीरे छोड़ना चालू कर दिया। तो ये सारे कुछ के कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की, जिससे शुरुआत हुई इस वॉर को टर्मिनेट करने की। तो सबसे पहली लाइन में हमें ये बताया गया है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको हम 2 तरीके से यहाँ पर सुलझा सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई हम कोई पीस ट्रीटी साइन कर लें वॉरिंग स्टेट्स के बीच में, कि जो भी लड़ रहा है उनके बीच में यहाँ पर पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रीटीज़ को साइन कर लिया जाए। और उसके बाद दूसरा तरीका यह निकलता है कि एक देश दूसरे देश पर इस तरीके से हमला करे जो उस हमले को झेल ना पाए, खुद ही आकर वो सरेंडर कर दे। एक ये तरीका हो सकता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 को कुछ इसी तरीके से यहाँ पर टर्मिनेट किया गया कि यहाँ पर एक पीस ट्रीटीज के जरिए इस वॉर को टर्मिनेशन के लिए भेजा गया। ठीक है, जब ये वॉर एक डिसाइसिव फेज में आई, जब इसका अंत होने लगा, तो अलाइड पावर्स जो थी उन्होंने प्लान्स और प्रपोजल्स को यहाँ पर लाना शुरू कर दिया इसके कुछ लास्ट क्वार्टर में, ताकि जो पीस है उसको एस्टेब्लिश करा जा सके, क्योंकि इस टाइम तक बहुत सारी मैन एंड मटेरियल्स का नुकसान हो चुका है। रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, गुस्सा फैल रहा है। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि ये हमारे खिलाफ ही बगावत ना कर दें, इसलिए पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ प्लान्स एंड प्रपोजल्स रख दो। और ये प्लान्स एंड प्रपोजल्स को रखने का सिलसिला यहाँ पर चालू हुआ। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर्टेमिस, ठीक है, आर्मिस्टिस। और अलाइज ने इसके बाद कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लिए पीस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए। और पहली पीस कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1919 में पेरिस में हुई, फ्रांस की राजधानी में। जनवरी 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जाता है। ये कंटिन्यू रहती है 6 महीने तक। 6 महीने तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, जहाँ पर 32 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और ये अपनी समय की एक पहली ऐसी ट्रीटी होती है जिसमें तीन, सॉरी, दो जो नॉन यूरोपियन पावर्स होती हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि यूरोपियन से जो अलग होती हैं, जैसे कि यूएसए और जापान। ये सारे जो नॉन यूरोपियन स्टेट्स हैं वो भी इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट करते हैं।
और जो नॉन यूरोपियन स्टेट्स होते हैं उनमें से एक यूएस इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने में भी मदद करता है, उसको कंडक्ट कराने में मदद करता है ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। तो ये है लास्ट में यहाँ पर उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वुड्रो विल्सन, आइडियलिज्म को ध्यान में रखते हुए ये अपना 14 पॉइंट का फॉर्मूला देते हैं जिससे कि पीस इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है इसका यह मुद्दा उठाया जाता है कि जो भी नुकसान हुआ यूरोप में, ठीक है, लड़ाई की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्पिरेशंस जो बढ़ी लोगों की इंपीरियल पावर्स के खिलाफ, उनकी वजह से जो भी नुकसान हुआ अलाइज पावर को, उन सभी को कंपनसेट करने के लिए यूरोपियन अलाइड पावर जो थी उन्होंने जर्मनी को एक्यूज घोषित कर दिया कि जर्मनी ही एक ऐसा कल्प्रिट है जिसकी वजह से यूरोप को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जिंदगियां बहुत सारी गई इस पूरे वॉर में, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यूरोप इस हद तक डिक्लाइन हो गया कि बाद में यूएस को आना पड़ा। यूएस ने मदद करी यूरोप को ताकि वो रिस्ट्रक्चर हो सके। तो ये सब कुछ हम वर्सेलिस ट्रीटी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है ये अलाइज और जर्मनी के बीच हुई, क्योंकि हमने ऊपर देखा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कि अलाइज ने जर्मनी को यहाँ पर जो दोषी है वो डिक्लेयर कर दिया। और ये जो वर्सेलिस की ट्रीटी है ये इन पांचों ट्रीटीज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 440 आर्टिकल्स हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर टेरिटोरियल, मिलिट्री और वॉर गिल्ड्स के बारे में बात की जाती है कि जर्मनी की कितनी टेरिटरी लेनी है, कितनी मिलिट्री को यहाँ पर हमें डिसबैंडल करना है, वॉर गिल्ड्स मतलब लड़ाई की वजह से कितना नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन हमें जर्मनी से लेना है। तो ये सारी बातें पीस सेटलमेंट के लिए यहाँ पर करी गई। ठीक है, और उस समय पर जो जर्मनी में रूल किया करते थे एम्परर केसर विलियम टू, उनको यहाँ पर एक्यूज बताया गया कि उन्हीं की जर्मनी ने ऐसा क्राइम किया ह्यूमैनिटी के खिलाफ जिससे कि उसे एक होलोकॉस्ट का नाम दे दिया गया, मतलब नरसंहार का नाम यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, जर्मनी को कहा गया कि अपने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जो टेरिटरी है उसको सरेंडर करो, 7 मिलियन लोग अलाइज को सरेंडर करो। ठीक है, और इसी के बाद से ही जो जर्मनी थी उसने अपनी 3 टेरिटरीज भी खो दी। जिन टेरिटरीज में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी, जो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल थे, वो ही अलाइज ने उससे छीन ली। एडिशनल में क्या देखा कि वॉर रेपरेशन मतलब जो लड़ाई में उनका पैसा खर्च हुआ, जर्मनी से उन्होंने पैसा निकलवा लिया, और इतना ज़्यादा पैसा निकलवाया कि 33,000 मिलियन का जो यहाँ पर डॉलर का अमाउंट है वो इन्होंने ले लिया जर्मनी से, ताकि जो भी कंपनसेशन है वो यहाँ पर इसको कर सकें। जर्मनी इस समय तक मिलिट्रीली वीक हो चुका है क्योंकि उसकी आर्मी और जो नेवी है उसको कट डाउन किया जा चुका था। ठीक है, और दोबारा से वो एक मॉडर्न मर्चेंट नेवी वो यहाँ पर रेस नहीं कर सकता था। इस हद तक इन्होंने जर्मनी को गरीब बना दिया। और ये जो वर्सेलिस ट्रीटी थी, इस ट्रीटी की वजह से 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी निकल कर आई पीस को मेंटेन करके रखने के लिए, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी। फिर आई हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेबरिंग जो लोग हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब बात करते हैं कुछ माइनर ट्रीटीज़ की, कि हमने जो ट्रीटीज़ थी 5 ट्रीटीज़ थी जिसमें से एक ट्रीटी हमने पढ़ ली, तो 4 माइनर ट्रीटीज़ थी हम देखते हैं। सबसे पहले आती है इसमें सेंट जर्मन ट्रीटी, जर्मेन ट्रीटी, जो कि अलाइज और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई। इसने हंगरी, ज़ेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और यूगोस्लाविया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया ऑस्ट्रिया से। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया ने अपनी टेरिटरीज में से बहुत सारा पार्ट अलाइज को सीड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आई न्यूली ट्रीटी। न्यूली ट्रीटी अलाइज और बल्गेरिया के बीच हुई, जिसमें बल्गेरिया ने जो उसका कोस्ट ग्रीस से लगता था, ठीक है, उसके अंडर जो ग्रीस का कोस्ट आता था, उसका एक पार्ट इन्होंने अलाइज को दे दिया। उसके बाद आती है हमारे पास ट्रियानॉन ट्रीटी, जो कि अलाइज और हंगरी के बीच में हुई। अब इसमें हंगरी को कहा गया कि अपनी पॉपुलेशन और अपना साइज को रिड्यूस करो। ठीक है, इसमें भी वही कहा गया, अपनी पॉपुलेशन दे दो और अपना एरिया दे दो। लास्ट में एक सेवर्स ट्रीटी आई, जो कि अलाइज और टर्की के बीच में हुई, जहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर है
उसका डिसोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रीटी हुई थी, सेवर्स ट्रीटी अलाइज और टर्की के बीच में, इस ट्रीटी की वजह से उस समय पर जो ऑटोमन एम्पायर प्रिवेलिंग था वो डिसॉल्व होना चालू हो गया। तो शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो अगर ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर उस समय का लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, जो कि 600 सालों तक रूल कर चुका था अपने डिसोल्यूशन से पहले, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। इसमें साउथ ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स आते थे, जैसे कि प्रेजेंट डे हंगरी, बाल्कन रीजन, ग्रीस, कुछ यूक्रेन के पार्ट आते थे। तो ये सब कुछ इसकी ज्योग्राफी हुई। पर 17th सेंचुरी का एंड आते आते इस एम्पायर में इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी बनने लग गई कि ये एम्पायर जो था अंदर ही अंदर टूटना चालू हो गया। 19th सेंचुरी तक आते आते जो यहाँ पर खलीफा रूल किया करते थे उनकी अथॉरिटी भी यहाँ पर मिनिमल होने लग गई, ठीक है, इनका जो पावर थी इनके हाथ से जाने लग गई। जो इनका नॉर्थ अफ्रीका पर कंट्रोल हुआ करता था, इजिप्ट और सीरिया पे, इन्होंने इजिप्ट और सीरिया ने किया क्या कि ऑटोमन्स के साथ रहने से ही मना कर दिया, ठीक है। यूरोपियन प्रोविंसेस जो इनके अंडर आते हैं जैसे अल्बेनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से अपनी ऑटोनॉमी को यहाँ पर डिक्लेयर करके रख दिया कि हमें इनके साथ नहीं रहना, अब हम खुद ही अपना रूल करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई एक बेसिक ऑटोमन एम्पायर की कि इसमें चलता क्या क्या था। अगर हम ऑटोमन एम्पायर की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इसने बहुत सारे यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया। जैसे कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसने 1916 में शुरुआत कर दी सेंट्रल पावर्स को अपना सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। जो ऑटोमन्स थे उन्होंने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया सेंट्रल पावर्स को। वो एनाटोलिया में लड़े, ठीक है, जो टर्की का पार्ट है, अजरबैजान, मेसोपोटामिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, ये सारे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर यूरोपियन फ्रंट्स पर जो टर्की था या जो ऑटोमन एम्पायर था वो सेंट्रल पावर्स के लिए लड़ता था। पर 1916 में जो एम्पायर था वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसी के बाद से ही जो इसका पॉपुलर सपोर्ट था वो जाने लग गया और इसका यह डिसोल्यूशन का पीरियड चालू हो गया। यूरोपियन पावर्स के बाद इसने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की ताकि ये वॉर से कहीं ना कहीं पीछे हट सके और इसने बहुत सारी अपनी टेरिटरीज भी यहाँ पर खो दी और इतनी टेरिटरीज खोई कि उनको खोते खोते पूरी एक सेंचुरी ही लग गई। 100 साल का समय लग गया इसको अपनी टेरिटरीज खोते खोते। इतना बड़ा ये उस समय का एम्पायर हुआ करता था। इसने अपनी बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज जो कि सदर्न यूरोप में आती थी वो रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, इन तीनों के साथ जो भी पीस ट्रीटीज करी उसमें इसने गवा दी। इसने अपना फोर्थ फिफ्थ टेरिटरी और टू थर्ड पॉपुलेशन भी खो दी यूरोपियन प्रोविंसेस में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। क्योंकि 17th सेंचुरी में हमने ऊपर देखा था कि इस समय पर जो खलीफा की पावर थी वो भी मिनिमल थी, ठीक है, और 19th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि जो कंट्रोल था नॉर्थ अफ्रीका का वो भी हटने लग गया। सारे धीरे धीरे इस एम्पायर से अब निकलना चालू हो गया। तो ये तो वॉर के पहले का टाइम है। वॉर के बाद भी इसने बहुत सारी टेरिटरीज खोई। अगर हम पोस्ट वॉर इम्पैक्ट की बात करें तो ऑटोमन गवर्नमेंट ने अलाइज और ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया और अलाइज और ब्रिटेन ने कॉन्स्टेंटिनोपल ऑक्यूपाई करके रख लिया। वर्सलिस पीस सेटलमेंट में जो एम्पायर था उसने अपनी टेरिटरी को खो दिया। उसके बाद जो ऑटोमन के फाइनेंसेस हुआ करते थे जो कि बची खुची टेरिटरी ऑटोमन एम्पायर की जहाँ ये रूल करता था, वहाँ पर यूरोप ने किया क्या कि उसके फाइनेंस जो भी होते थे वो भी वो खर्चा करता था, उस पर यूरोप ने कंट्रोल करके रख लिया कि यूरोप ही अब ऑटोमन के लिए फाइनेंसिस का यहाँ पर इस्तेमाल करेगा या उनको कंट्रोल करेगा। ऑटोमन खुद अपना फाइनेंस को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद जो टर्किश नेशनलिस्ट थे इन्होंने यहाँ पर जो पार्टीशन था टर्की का जो ब्रिटेन और अलाइज करना चाह रहे थे उसको रेजिस्ट किया और एक सेक्युलर ऑटोमन एम्पायर या रिपब्लिक बना लिया जिसे मॉडर्न डे टर्की के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ था ऑटोमन एम्पायर में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ वॉर पे। तो इम्पैक्ट ऑफ वॉर अगर हम देखें यूरोप पे तो कॉन्सिक्वेंसेज में भी हमने ऊपर देखा था कि जो यूरोप था उसने अपनी सुप्रीमेसी को डिक्लाइन करना चालू कर दिया।
यूनाइटेड स्टेट्स के सामने इन्होंने हाथ फैलाना शुरू कर दिया क्योंकि यूरोप ने उस समय इकोनॉमिक डिक्लाइन देखा, पॉलिटिकल क्राइसिस आया क्योंकि उस समय पर जो एस्टेब्लिश्ड डायनेस्टीज थी वो कोलैप्स कर गई, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। इसने अपनी सुप्रीमेसी जो प्रेस्टीज थी कॉलोनियल पीपल्स के सामने कि देखो भाई हम यूरोप वाले हैं, हम तुमसे इतने बड़े हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है तुमसे, ये सारी जो प्रेस्टीज थी कॉलोनियल पीपल्स के सामने यूरोप ने इनको गवा दिया। उस समय पर जो यूरोप अपने आप को कहा करता था कि मैं लीडिंग इकोनॉमिक पावर हूँ, इस समय तक वो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के सामने ये हाथ फैलाने के लिए रह गया। अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो ब्रिटेन ने 25% का प्री वॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कट ऑफ कर दिया, ठीक है, 25% कम उसे पैसा मिला, ठीक है। फ्रांस ने 34% कट ऑफ देखा। जर्मनी ने तो ऑलमोस्ट जो यूरोप से उसका पैसा निकलता था वो सब कुछ खो दिया और यूएसए के नीचे आ गया, ताकि जो यूएसए और उसकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर क्रेडिटर से डेब्टर की हो चुकी, ठीक है। मतलब यूएसए जहाँ जर्मनी को पहले पैसे देता था, ठीक है, यूएसए को जर्मनी से पैसे आते थे, अब वो सिचुएशन एक ऐसी बन गई इस वॉर के बाद कि जर्मनी यूएसए से पैसे लेने लग गया। तो इस समय तक हम देख सकते हैं कि जो यूरोप है वो कितना ज़्यादा डेवास्टेटिंग सिचुएशन में आ चुका है। जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था यूरोप का वो बहुत ही ज़्यादा था। वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट वो जो इनका प्रोग्राम था वो भी सक्सेसफुल रहा बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आया रशिया में, जिसकी वजह से रशिया में भी यहाँ पर नए नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आने लगे। और इन्हीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के चलते रशिया और इसके आसपास की एडजॉइनिंग स्टेट्स ने एक यूनियन बना लिया, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, जो कि एक सोशलिस्ट मॉडल के अंदर काम करता था, जहाँ पर जो सारी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होगी उसको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर चला के रखा गया, ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं। इस समय पर जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स थी वो रेस्ट्रिक्टिव फ्रेंचाइज के अंदर चलती थी क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी यूरोप में। विमेन के पास वोटिंग राइट्स थे ही नहीं, ठीक है। पर कुछ कंट्रीज में इस वॉर के बाद विमेन को वोट के राइट्स भी मिलने लगे। जो बेसिक राइट्स थे लेबर्स के वो भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना चालू कर दिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर यूरोप में चलने लगी। अगर हम वर्ल्ड का इम्पैक्ट देखें तो वर्ल्ड का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो यही निकल कर आता है कि यूरोप के डिक्लाइन पर जाने के बाद यूएस से सुपर पावर बन गया, ठीक है। अमेरिका ग्लोबल कैपिटल का हब बन गया, ठीक है, जहाँ पर सारी ग्लोबल कैपिटल सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। और जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी वो एंड हो गई। इकोनॉमिकली मिलिटरीली जो यूरोप था वो पिछड़ता चला गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और इसी समय जो सोवियत यूनियन था अब वो यहाँ पर एक मेजर वर्ल्ड पावर के रूप में एमर्ज होने का इन्होंने यहाँ पर चालू कर दिया था, ठीक है। इस पीरियड में जो फ्रीडम मूवमेंट्स थी एशिया और अफ्रीका में वो भी बढ़ने लग गई। सबको यहाँ पर ये चाह थी कि जो यूरोप है जो अपने आप को इतना बड़ा समझता है निकला वो कुछ भी नहीं, तो हम इनके साथ रहकर क्या करेंगे, इनकी कॉलोनीज क्यों रहें। तो ये सारी जो इनकी एस्पिरेशंस थी वो बाहर निकली। बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स चला के रखे इन्होंने एशिया और अफ्रीका में ताकि यूरोपियन कॉलोनियल पावर से ये छुटकारा पा सकें। तो ये अफ्रीका और एशिया की बात रही। उसके बाद जो अफ्रीकन और एशियन सोल्जर्स का यूज़ किया गया यूरोप में, अलाइड पावर्स ने इनको कुछ क्रेडिट भी नहीं दिया, ठीक है, बिना क्रेडिट दिए बिना कंपनसेशन दिए यहाँ पर ये फिर से रूल करना इन्होंने चालू करके रख दिया, जिससे कि जो फोर्स रिक्रूटमेंट था सोल्जर्स का वो भी बढ़ने लग गया। इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया और इन सभी की वजह से जो इन कॉलोनीज में लोग रहते थे इनके मन में रिजेंटमेंट की जो एस्पिरेशन थी वो आ गई कि हमें अब जो यूरोप है उसके साथ रहना ही नहीं है। इन्होंने भी यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल चालू करके रख दिए। अब ये तो एक पर्सपेक्टिव निकला। सेकंड पर्सपेक्टिव ये देखते हैं कि एक पर्सपेक्टिव में ये देखने को मिलता है कि एशिया और अफ्रीका की जो कॉलोनीज थी इन्होंने यूरोप के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। पर दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एशियन लीडर्स थे जिन्होंने खुद आगे बढ़कर, ठीक है, यूरोप का साथ दिया, ब्रिटेन का साथ दिया, इस चक्कर में कि उन्हें अगर हम उसका साथ देंगे ब्रिटेन का वॉर में
तो ब्रिटेन क्या करेगा कि हमको यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दे देगा, ठीक है, कॉलोनियल रूल से छुटकारा दे देगा, और जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। यूरोपियन नेशंस ने ये सब होने के बावजूद इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया, कॉलोनियल रूल चलता रहा और इनका एक्सप्लॉयटेशन भी चलता रहा। तो ये सब कुछ यहाँ पर वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 से हुई, जब सर्जन हैरोल्ड गिलीज ने पहली बार यहाँ पर फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के रूप में। सेकंड, जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने वाला सबसे कम उम्र का जो सोल्जर था वो सिडनी लेविस था, ये इन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट बता के रखा है। थर्ड जो लास्ट फैक्ट है वो ये है कि जो ब्लड बैंक्स थे, क्योंकि उस समय पर इतनी ज़्यादा चोटें लगती थी, ब्लड बहुत बहता था, तो इस समय पर यूएस आर्मी के डॉक्टर कैप्टन ऑसवर्ल्ड रॉबर्टसन ने पहला फर्स्ट जो ब्लड बैंक था वो यहाँ पर 1917 में चालू कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, ताकि जो भी खून की कमी से मरने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर बचाया जा सके। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे जिन्हें हम याद करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।